जबकि NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलने के बाद ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की जा रही है और इसमें से 65 के करीब बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ राब्ते में हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे डेवलप करने के लिए। और उस सारे के बीच में जम्मू और कश्मीर, अगर जम्मू में देखा जाए तो कुल मिला के 4,80,000 कनाल की जो ज़मीन है, इसमें 1,60,000 कनाल जो है वो पहले ही जम्मू की ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र की जा चुकी है। कश्मीर से सिर्फ अभी तक 80,000 कनाल ज़मीन जो है ट्रांसफ़र की जा चुकी है। और ये सारा मामला ज़मीन का और ज़मीन के इसी मामले पर ज़मीन पर वाविला भी जारी है। श्रीनगर से लेके जम्मू तक कुछ सियासी जमातें इसके पक्ष में यानी इसके फेवर में, कुछ इसके ख़िलाफ़ हैं और श्रीनगर या यूँ कहीं कश्मीर वादी में तो बड़ी तादाद इसके ख़िलाफ़ है। सियासी जमातों की सियासत भी इसी के आसपास घूम रही है और सियासी जमातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या दूसरी जमातें हैं, सब इसको लेके सवालात उठा रही है। और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने तो बाज़ाब्ता तौर पे सरकार के एक बयान को, कल के बयान को आज झूठ का पलंदा भी करार दिया। और महबूबा मुफ्ती के तेवर तो बड़े तेज़ ही थे। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी वर्करों की जो मीटिंग की और उसके बाद जब मीडिया से बात की तो सवाल महबूबा मुफ्ती का वही था, तेवर भी तेज़ थे, सवाल भी वही था। और ये भी कहा था कि कश्मीर, ये भी कहा महबूबा मुफ्ती ने कि बहुत से सैलाब आए हैं और इन सैलाबों में से अब ये एक बड़ा सैलाब है और इसका मुकाबला कश्मीर की आवाम को करना है, महबूबा मुफ्ती के बकौल। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि पोडा हो, टाटा हो, टास्क फोर्स हो या इखवानी हो, PDP ने उसका मुकाबला किया है और अब ये बकौल उसके मुसीबत जो आ रही है इसका PDP मुकाबला भी करेगी। महबूबा मुफ्ती के तेवर और बयान आप भी सुनिए। और आज हमारी लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर को जो तशख़्ख़ुस है उसको बहाल करने के साथ साथ मसले कश्मीर हल करने के लिए भी हमें जदोजहद करनी है। और इसमें मैं आगे आगे और मेरे पीछे पीछे जो मेरे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये मेरे साथ हैं और इनकी जो मुस्तकबिल है, जो आने वाला वक्त है, हमने तो बहुत ज़िंदगी गुजार ली मगर आने वाला वक्त इनका और इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। और उस मुस्तकबिल की जो है रखवाली करने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारे हमसाया मुल्क चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दूसरी तरफ हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के साथ जहां अभी चीन ने LAC के ऊपर काफ़ी उन्होंने उस पर कर रहे हैं, वहां से अंदर आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो मुफ्ती साहब का असली ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और हमसाया मुल्कों के बीच में जम्मू कश्मीर को एक पुल बनाना होगा। मुझे लगता है आखिरकार मरकजी सरकार को वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने कहा उसमें तो जो बात करते हैं हम इकट्ठे करते हैं। नहीं, कल गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन दे दी। वो ये कह रहे थे, रोहित कंसल ने कल कहा कि वो ऑब्सलीट हो गए थे। वो बिल्कुल गलत है। रोहित कंसल साहब को मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर एक पहली रियासत है जिसने यहाँ पर लैंड टू टिलर यानी काश्तकार को ज़मीन मिलनी चाहिए। हमारे जो लॉज जितने भी रहे हैं बहुत ही इमेंसिपेटेड रहे हैं, बहुत ही पीपल फ्रेंडली रहे हैं और जो भी किया है लोगों से पूछ के किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू कश्मीर पे ऊपर ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियाद के वजूद के खिलाफ हैं और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माहौल है इलेक्शंस का, अगर BDC की बात करेंगे ओवरऑल? देखिए, मैंने ये कहा कि इलेक्शन मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इलेक्शन इज नो प्रायोरिटी। महबूबा मुफ्ती का बयान मसले कश्मीर का हल और जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस और उसका मुकाबला करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उनकी जमात, वो उनके जवान सब एक साथ निकल पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरे लीडरान भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन भी अपने तेज़ तर्रार बयानात के लिए काफ़ी जाने और माने जाते हैं। और मोहम्मद अकबर लोन पार्लियामेंट से लेके जम्मू कश्मीर तक आवाम की जब नुमाइंदगी करते हुए ज़मीन के मामले पर बात करें तो ज़मीन पे खड़ा रहते हुए मोहम्मद अकबर लोन ये भी बता रहे हैं कि अब की बार आर या पार हो ही जाए। यहाँ ये डेवलपमेंट करना और दूसरी तीसरी चीज़ें ये करना, ये हमारे लिए बेमाने हैं। हमारा बेसिक मकसद जो है, हमारा जो असली मकसद जो है वो है यहाँ के लोगों को जो हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है, उस इलाहा के दायरे में हम ये ज़मीन न किसी को फ़रोख्त कर सकते हैं, न कोई हमसे खरीद सकता है। और इसके साथ ही अगर कोई ये जो तरक्की की बात करते हैं
تو ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے ٹانگوں پر خود انشاءاللہ کھڑا ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا دیگر ریاستوں میں, ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں ہماری ریاست اچھی خاصی پوزیشن میں ہے. تو ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ ہم یہ ہندوستان والے کہیں گے کہ ہم ان کو یہ چیزیں دیں گے, وہ چیزیں دیں گے. اسے ہمارا مطلب نہیں ہے. ہمارا بیسک ایک ہی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں جو لوگوں کو ملنا چاہیے, جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہمیں ملنا چاہیے, جس پہ اوپر ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا ہے. محمد اکبر لون آر پار کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سارے کے بیچ میں حکیم یاسین بھی اپنی حکمت چلا رہے ہیں, اور حکمت سے ہی کشمیر کے معاملہ اور زمین کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر سے لے کے جموں تک سرکار کے اس بیان پر یا سرکار کے اس فیصلے پر عام لوگوں میں ناخوشی ہے, اور جس معاملے میں عام لوگوں کی ناخوشی ہو وہ سرکار کو نہیں کرنا چاہیے. ایک مہاراجہ ہری سنگھ نے اس اپنے ٹینور میں, اپنے زمانے میں اس ساری زمین کا جائزہ لے کر ایک اسٹیٹ سبجیکٹ اور دوسرا اس کے تحفظات اس نے مکمل کیے تھے. انہوں نے اسی کو بگاڑا اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسودہ قوانین تھے. کیا 70 سال کسی سرکار کو دیکھنے میں نہیں آیا کہ یہ فرسودہ قوانین ہے؟ یہاں ہمیں NHPC کا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے. جو کئی سرکاروں نے کہا کہ ہم پاور پروجیکٹس واپس, اس میں بھی یہی غلطی ہوئی. لہذا ان کو چاہے کہ اس کی پوری وضاحت کرے اور لوگوں کو اعتماد ملے, اور سب سے پہلے یہ ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ کو ریسٹور کرے. یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سارے معاملات ایک منتخب سرکار پر چھوڑے. جب پاپولر سرکار بنے, الیکٹڈ گورنمنٹ بنے, وہی ان چیزوں کا دو رس نتائج کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ انڈسٹری کیسے لانے ہیں, کس طرح لانے ہیں, زمین کا استعمال کیسا کرنا ہے. زمین محدود ہے ہمارے اسٹیٹ کی, پہلے ہی شرنک ہو چکی ہے, کیونکہ اس کا مس یوز اس لحاظ سے سرکار ہی ذمہ دار ہے اس کی, کہ پیڈی لینڈ جو ہماری تھی کہاں ہے آج. آپ بڑگام کی طرف جائے, ناربل کی طرف جائے, نیشنل ہائی وے کی طرف جائے, جتنی بھی ہماری پیڈی لینڈ تھی سارے کنورٹ ہوئی ہے اس ہاؤسنگ کالونیوں میں. اس کا کیا انہوں نے کیا قانون اس کے خلاف نہیں تھا پہلے؟ زمین کے معاملے پر شہر میں بحث بھی ہے. شہر کے گلی نکڑ سے لے کے ہر گلی کوچے میں پوچھا یہی جا رہا ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں جو اس طرح کے معاملات کھڑے کیے جا رہے ہیں. 370 گیا, 35 گیا, لیکن اس کے بعد زمین کے ٹرانسفر کا معاملہ یہ بھی بتاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نئی انڈسٹریل پالیسی جموں کشمیر کی کون سا نیا انقلاب لائے گی. بتایا یہی جاتا ہے کہ کشمیر ٹیل اینڈ پہ ہے اور یہاں انڈسٹری تو پنپ ہی نہیں سکتی ہے. اس اسٹیٹ میں, اس جگہ پہ, اس ریاست میں انڈسٹری کیا پنپے گی جہاں بجلی کا شیڈول آج ہی سے شروع ہو چکا ہے, اور وہاں پہ جبکہ انڈسٹری کے لیے سب سے امپورٹنس بجلی کی ہوتی ہے. اور جب ٹیل اینڈ پہ کوئی چیز ہو تو وہاں جو پروڈکٹ بنایا جائے گا انڈسٹری میں, تو اس پروڈکٹ کی جب قیمت مارکیٹ میں ہوگی تو ٹیکس سے لے کے کرایہ باقی دوسری چڑھا کے جب وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گا, فنشڈ پروڈکٹ, تو صاف ظاہر ہے قیمتیں بازار سے زیادہ ہوں گی, تو مہنگے داموں کون اس کمپنی کے, اس فیکٹری کے پروڈکٹ کو خریدے گا. یہ شہر میں نئی انڈسٹریل پالیسی جو سرکار یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس سال کے آخر تک آنے والی ہے, اس پر سوال اٹھاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جموں کشمیر تو اپنے ماحولیات کے لیے دنیا میں مشہور ہے. کہیں نہ کہیں انڈسٹریز کو جموں کشمیر میں لا کے یہاں کے ماحولیات کو توازن تو بگاڑنے کی کوشش بھی تو نہیں ہے. یہ سوالات شہر میں, لیکن اسی شہر میں PDP کے لیڈران اور خاص طور پہ غلام نبی لون ہنجورا بھی زمین کے معاملے پر سرکار کو کوسنے بھی سناتے ہیں, معاملات بھی بتا رہتے ہیں. جو یہ گمراہ کر رہے ہیں یہاں لوگوں کو, بالکل یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی یہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے, وہ غلط بات ہے, کیونکہ انہوں نے اس میں ڈومیسائل رکھا ہے, نہ اس میں PRC رکھا ہے, بلکہ جو بھی جس اسٹیٹ سے بھی آئے گا وہ یہاں زمین خرید سکتا ہے. تو یہ صحیح بات کسی نے کہی ہے کہ یہ انہوں نے جموں کشمیر کی جو لینڈ ہے آن سیل رکھی ہے, اور یہ غلط بیانی یہ کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور اس سے یہاں جموں کشمیر کے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے, بلکہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کے خلاف ہم لڑیں گے. جس وقت الیکشن تھے انہوں نے سب جو پارٹیز وہاں کی تھی, لداخ کی جو پارٹیز تھیں, انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. جب بائیکاٹ کا اعلان کیا تب انہوں نے ان کو بلایا, چارٹرڈ فلائٹ ان کے لیے بھیجی, وہاں دلی میں ان کو لایا. دلی میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کی زمینوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی, اور جس دن الیکشن ہوا
उसी दिन उन्होंने ये इलाका पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी रियासत जम्मू कश्मीर में आएगा और वो ज़मीन खरीद सकता है, लद्दाख में जो आएगा वो ज़मीन खरीद सकता है। ये तो मौका परस्ती है, ये तो खुदगर्जी है। ये ज़मीन का मामला और ज़मीन का मामला आज पीडीपी की यूथ विंग की मीटिंग में भी श्रीनगर में ज़ेर बहस रहा और श्रीनगर में यूथ विंग की इस मीटिंग की सदारत खुद महबूबा मुफ्ती ने की। सवाल जवाब का सिलसिला भी चला और करीबन 3 से 3.5 घंटे तक चले सवाल जवाब के इस सिलसिले में, जहाँ इंतखाबात पर भी बहस हुई और वहीं आज की इस मीटिंग में ज़मीन के मामले पर पीडीपी यूथ विंग के लीडरान ज़मीन पर बैठ के सवालात करते रहे और महबूबा मुफ्ती से जब इलेक्शन के बारे में बात की गई तो ये भी बताया गया कि आने वाले वक्त में हो रहे इंतखाबात में पीडीपी को चाहिए कि वो इन इंतखाबात से दूर ना रहे, क्योंकि इन इंतखाबात से ही कहीं न कहीं दूसरों को मौका मिलता है। वो कश्मीर के मामलात पर फिर सियासत करते हुए लीडरान हर गली और नुक्कड़ में पैदा कर ही जाते हैं। लेकिन इस साथ साथ में आज की इस मीटिंग में पीडीपी के दूसरे मामला भी ज़ेर बहस आए और महबूबा मुफ्ती ने जवानों को यहाँ यूथ विंग को यहाँ ये भी बताया कि आने वाला वक्त थोड़ा सा सख्त हो भी सकता है और इस सख्त वक्त में सबको मिलकर सख्त इक़दामात उठाने चाहिए। चलिए, मामला सख्त, ये पीडीपी के यूथ विंग की आज की मीटिंग का फैसला। लेकिन इसी सख्त मामले में एक और सख्त मामला जम्मू कश्मीर में है जिसे हम मंशियात कहते हैं और ये मंशियात हमारी नई नस्ल को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अक्सर क्या बार बार इन मंशियात के खिलाफ मुहिमें भी चलाती रही है, मुकाबला भी करती रही है और एक नए मुकाबले में मेंढर में पुलिस ने मंशियात की एक बारी खपत को जब्त भी किया है। बताया जाता है कि 4 किलोग्राम मंशियात, अंदाज़ा जिसके बारे में लगाया जाता है कि ये हीरोइन हो सकती है, उसको पुलिस ने मेंढर में गिरफ्तार जब्त किया है। और एसएसपी पुंछ ने बताया है कि फौज और पुलिस की एक मुश्तरका पार्टी ने दरगुलान मेंढर इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें बरामद की हैं जिन पे शक है कि ये हीरोइन है और अब फॉरेंसिक टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि हीरोइन है ये क्या है। लेकिन इब्तदाई तौर पे मंशियात ही वह मालूम हो गई है और ये भी पुलिस का दावा है कि ये मंशियात की जो खपत है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से यहाँ लाई जा रही थी और पुलिस ने बताया कि ये चौथा वाक़ा है जो इस तरह बड़े पैमाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से मंशियात की खपत इधर समंगल की जा रही थी। लेकिन पुलिस और फौज ने बरवकत कार्रवाई करते हुए इस बदनुमा दाग को पहले से ही दब्बे को मिटा दिया। पुलिस मेंढर को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि ड्रोनों से कुछ लोग जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं नारकोटिक्स, तो उसी सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर के पास एक नाका लगाया जिसमें 37 RR भी थी और SOG मेंढर भी। ड्यूरिंग नाका एक आदमी को इंटरसेप्ट हमने किया तो उसकी जब सर्च की गई तो 3 किलो के अंदाज़न 3 पैकेट उसके पोसेशन से निकाले जो नारकोटिक लाइक सब्सटेंसेस लग रहे थे। उसमें पुलिस स्टेशन मेंढर में FIR दिया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बदनुमा दब्बा मंशियात का है और पुलिस की बेहतर कार्रवाई, मेंढर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 किलोग्राम के करीब हीरोइन जैसी कोई शय बरामद की है, जब्त की है। लेकिन मामलात कुछ और भी हैं। मधुबन तो आपने सुना होगा, मधुबन बिहार का इलाका है, खूबसूरत है, लेकिन आज मधुबन में कश्मीर की खूबसूरती ना दिखाई दी हो, लेकिन कुछ हालात वाक़ात कश्मीर जैसे भी मधुबन में आज दिखाई दिए। नीतीश कुमार वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बीजेपी की पुष्पनाई पर लगातार सरकार करते रहे, लेकिन अवाम में गम गुस्से का सैलाब खूब दिखाई दे रहा है और आज भी गम गुस्से का सैलाब इस तरह दिखाई दिया, यूं लग रहा था कश्मीर का कोई इलाका हो जहां पत्थर भी चल रहे थे, टमाटर भी चल रहे थे और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर पत्थर भी चलाए गए, पत्थरों के बाद टमाटर चलाए गए और फिर प्याज के छलके भी फेंके गए। यूं नीतीश कुमार का पत्ता जो वहां पे है गिरता हुआ, सूखता हुआ जो पहले से ही नजर आ रहा है, माना जा रहा है कि वहां पे तेजस्वी ने नीतीश कुमार को चारू शाने चित करने के लिए जो सियासत चली है, उसी सियासत में आज गम गुस्से की लहर भी देखी जा रही थी और आज वहां पे खूब पत्थर भी चले, टमाटर भी चले, प्याज भी चले, कहते हैं कि कुछ अंडे भी चले हैं। हो जाएगा, रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा हमने बता दिया। किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा।
और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और मधुबन बिहार का इलाका है। आज का वाक़ा और बिहार की सियासत के आने वाले दिनों पर असरअंदाज तो ज़रूर होगा, लेकिन कश्मीर में अक्सर लोग कहते हैं कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा है। उसकी कुछ मिसालें भी दी जाती हैं और हाथरस तो दिल्ली के नज़दीक है, लेकिन हाथरस जैसा वाक़ा भी बताया जाता है कि अब कश्मीर में होना शुरू हो चुका है। पानवा कुलगाम का इलाका है और पानवा कुलगाम में एक वाक़ा जिसने सबको हिला के रखा है। हाथरस जैसा ही मामला बताया जाता है और आज वहाँ पे लोग पानवा कुलगाम में लोग मुजाहरा कर रहे थे, बता रहे थे कि हाथरस जैसा वाक़ा और पानवा कुलगाम में जो पेश आया है उस वाक़े पर सरकार के तौर पे सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, पुलिस के तौर पर सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। याद दिलाना चाहेंगे, बताया जाता है कि पानवा कुलगाम में हाथरस जैसा गैंग रेप का मामला आया है और इस मामले में जो बच्ची जिस पे ये सारी कोशिश की गई है वो बुरी तरह कोमा में चली गई है और श्रीनगर के सिकमस के अस्पताल में ज़ेर इलाज है और पुलिस यहाँ पे दबाव बनाते हुए बताया जा रहा था कि इस मामले में तहकीकात हो और जो भी इसमें मुलविस हो उससे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ दरिंद सिफत नौजवानों ने इस पर जानलेवा हमला किया, रेप करने की कोशिश की, मगर मैं इसकी अजमत को सलाम करता हूँ कि इसने वो करने नहीं दिया और अपना जान निछावर किया। वो आज सोहरा इंस्टीट्यूट में मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला है, अभी कोमा में है वो, मगर मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल या निशान है उन पर कि वो यहाँ तक नहीं आए। तीन दिन के बाद आज DSP साहब, SHO साहब हमारे पास आए, मैं इनको सलाम करता हूँ। और चलिए, अवामी मसाइल में बिजली, पानी, सड़क तो बुनियादी मामला थे और उनमें बिजली तो दगा देना शुरू कर चुकी है। आती है, जाती है, घड़ी की सुई की तरह टिक टिक करती रहती है। बिजली के ट्रांसफार्मर ख़राब होते जा रहे हैं और अक्सर जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि बिजली अब हाई बिजली या तौबा हाई बिजली करने का लोगों में अब शुरू हो चुका है। लेकिन पानी का मामला तो सारे साल जारी रहा और फिर भी पानी के मामले पर रियासत के पानी यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट को पानी भी होना पड़ा, फिर भी पानी नहीं आ सका। और श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों से लगातार लोगों की आज भी यही दुहाई रहती है कि कहाँ गया वो पानी जिसके लिए कश्मीर मशहूर दुनिया भर में है। वो पीने का साफ पानी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। हबक शानपुरा फिशरमैन कॉलोनी के लोग भी पानी करते हुए जल शक्ति डिपार्टमेंट यानी PHE डिपार्टमेंट को आज पानी यानी शर्मिंदा कर रहे थे और बता रहे थे कि इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है और अदम दस्तयाबी जो पानी पीने की हो रही है उसकी वजह से उन्हें आलूदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और साफ जाहिर है, जब आलूदा पानी पिया जाएगा तो गुर्दे ख़राब होंगे और कई बीमारियां सर चढ़ कर बोलेंगी और जब बीमारियां होंगी तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट साफ जाहिर है उस तरह का है नहीं कि इन बीमारियों का मुकाबला कर सके। और यहाँ पर भी बताया जा रहा था कि आखिर कब सुधरेगा हमारा PHE डिपार्टमेंट, कब लोगों को बुनियादी सहूलियात में से पीने का साफ पानी मुहैया करवा पाएगा। बहुत बराबर ये सफर तुलान त्रेवरी यम जन फील्ड अफसर यप तिमन तोन यार तुम अगर फीस पर्चे त्रावान आब यह कोता बेशर्मी गवर्नमेंटस खतर बेशर्मी यम सान जन नेरन सड़कन पे बेचन हंद पे मुसाफिर हंद पे तब सड़क पे ये बेचान इन नार दिवान आब कह सुबह वोथान सान मज सिटी मज सिटी ये नाव सिटी ये जन सिटी मज मुलाजिम बापार ड्यूटी कम या नुछा बापार 24 घंटे मगर कुन सात अगर हाई खुदा खुश दिन नजरा सो बिजली मका मशीन काशन क्या सफर तुलान क्या पावर जालान पन्न रपियन दान पावर जाला पन्न रपियन दान अगर नलक फीस खसान यह पन्न रुपये पन्न फीस यह पन्न रुपये पावर जालान आब जालान यह पन्न रुपये चीज। ये शहर का इलाका, शहर में पीने के पानी की किल्लत, लेकिन दूर दराज के इलाके में भी जल शक्ति डिपार्टमेंट पर दूध का दूल्हा नहीं है, वहाँ पर भी यही हाल है। वेसू काजीगुंड का इलाका है, काजीगुंड के इलाके से ही दरियाई जहलम बहता है और दरियाई जहलम का मंबा भी इसी एरिया में पड़ता है, लेकिन वहाँ वेसू के लोग भी पानी की बूंद बूंद को बकौल उनके तरस रहे हैं और जल शक्ति डिपार्टमेंट यानी PHE डिपार्टमेंट पर सवालात उठाते हुए बता रहे हैं कि शहर में PHE डिपार्टमेंट फेल है तो वह यहाँ पास नहीं है।
PHE का डिपार्टमेंट वेसू में भी वैसे ही नाकाम है जैसे श्रीनगर में है, जैसे वादी के दूसरे इलाकों में है। और सवालात के कटघरे में PHE डिपार्टमेंट को उठाते हुए पूछा यही जा रहा है कि क्या ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट की, जब ये लोगों को पानी दे ही नहीं सकता है तो फिर इतनी बड़ी रकूमात इस डिपार्टमेंट के बाकी खर्चों पर क्या खर्च करने की ज़रूरत है। बसान टोटल आब मुश्किलात में मोटर खन तूत पावर तह मोटर वथान कह वह अगर खड़ 10:30 दून कहे आप फिर कुछ सात पावर कुछ सात कहें ड्राइवर तमें मज आप फिर दिवान वह मुश्किलात वह आव वंद शीन पे टोटली ना पावर तो ना आब ये मुतालबा सोन डी साहबस दियन यप आप। तो नामला उड़ी के लोग सड़क बनाने की वजह से परेशान, और नामला के लोगों की शिकायत है कि इलाके में PMGSY के हवाले से सड़क तो बन रही है लेकिन जहां से लोगों को सड़क की ज़रूरत है वहां से नहीं बनाई जा रही है। कुछ खास असर रसूख रखने वाले लोग अपने असर रसूख का फ़ायदा उठाते हुए इस सड़क को डाइवर्ट कर रहे हैं, और सड़क को जब डाइवर्ट किया जाएगा तो जिन लोगों के लिए सड़क बनानी है उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस डाइवर्ट करने की वजह मुकामी लोग ये भी बताते हैं कि घास चराई से ज़मीन से ये सड़क नहीं निकाली जा रही है बल्कि ये आबादी के ज़मीन से सड़क निकाली जा रही है। और साफ जाहिर है जब सड़क आबादी वाली ज़मीनों से निकाली जाएगी तो तब सरकार से मुआवजा भी लिया जाएगा, और ये मुआवजा लेने वाले वही लोग हैं जिनका असर रसूख है, ज़मीनें उनकी हैं, इसलिए वो सड़क अपनी ज़मीनों से निकालते हुए सरकार पे एक बोझ बनाने की कोशिश करें। और नामला के लोगों ने आज इसी मामले को लेकर इंतज़ामिया तक सवाल भी उठाया। एक आदमी की ज़मीन जो है 1911 में वो इसमें से गई है सर, किस में रोड में गई है ना 2011 में, और आज तक उस बेचारे को मुआवजा मिला नहीं है। ये जो आपके सामने है क्यों नहीं है कि उसने ठेकेदार के साथ सर बिल्कुल जो है अकाउंटमेंट की थी और ठेका किया था और उससे 1 लाख रुपया इसने लिया था, और फिर उसके बाद जो है उसने वो लाख भी इससे वापस ले लिया लेकिन आज तक मुआवजा मिला नहीं। ये मेरे सामने है सर, आप इससे भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक भाई है वो हर मामले में जो है पावर ऑफ अटार्नी लोगों से लेता है, और जिन लोगों की रोड में ज़मीन नहीं भी जाती है उनको कुछ पेमेंट दे देता है, कुछ अपने खाते में वो ले लेता है। वो आप उड़ी कोर्ट में देख सकते हैं कि उसने आज तक कितने लोगों से पावर ऑफ अटार्नी ली है। ये मनीर अहमद मंगराल है सर। ये क्या है? ये आम आदमी है सर, ये लेकिन ये तहसील का मालिक है सर। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़े काम करता है सर, और सिर्फ इसका काम है लोग किसकी जमीन जाएगी उसको कहता है भाई तेरी अगर एक आधा कुनाल जाएगी या उससे भी कम जाएगी मैं आपको कुनाल की पेमेंट दिला दूंगा। आप किसी को लाख देता है, किसी को 2 लाख देता है, 10 लाख निकाला, 20 जितना निकाला वो सब ले लेते हैं सर। और चलिए नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें कश्मीर अपने कुदरती मनाजिर, कुदरती हुस्न के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और कुदरती मनाजिर और कुदरती हुस्न में ज़ाफ़रान की अपनी एक इफ़ादियत है। कश्मीर का ज़ाफ़रान कभी दुनिया भर में मशहूर हुआ करता था लेकिन उस ज़ाफ़रान की पैदावार में वक्त वक्त पे कमी आती गई। कुछ लोगों का इल्ज़ाम रहा कि सरकार या इंतज़ामिया की गफलत शारी या नाकामियों की वजह से ये सब कुछ देखने को मिला, लेकिन इस साल भी मामला पुराने जैसा ही है। ज़ाफ़रान मिशन सरकार का, उस ज़ाफ़रान मिशन में सरकार ने कोई बड़ा तुरम खान वाला काम तो किया नहीं, लेकिन अब की बार पानी की कमी, मौसम की ख़राबी या बारिशें न होने की वजह से ज़ाफ़रान की कमी में काफ़ी पैदावार में काफ़ी कमी पैदा हुई है। और यूँ ज़ाफ़रान के से वाबस्ता लोग इन दिनों जहाँ ज़ाफ़रान की खेती को जमा भी कर रहे हैं वहीं कहते हैं कि अब की बार ऊपर वाले की मार पड़ी है। माजी में कभी सरकार की मार पड़ती थी लेकिन अब की बार एक तरफ सरकार की मार तो उस पर ऊपर वाले की मार की वजह से ज़ाफ़रान की काश्त या फसल अच्छी नहीं हो सकी है, ये लोगों का कहना। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।